तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लॉयर कैथलीन को देखते हैं। उसके पास उसकी एक नई क्लाइंट पोली आती है जो उसे बताती है कि मैं नैनी का काम करती हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरी जॉब गई है और मैं ज्यादा खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर का ऑनर मुझसे बार बार रेंट बढ़ाने की बात कर रहा है जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जितना हो सकता था कैथलीन उसे गाइड कर देती है और इस दौरान पॉली नोटिस करती है कि कैथलीन प्रेग्नेंट भी थी। खैर कुछ अरसा गुजर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कैथलीन की बेटी पैदा हो गई थी और वो अब काफी बड़ी भी हो गई थी। कैथलीन की एक और बड़ी बेटी भी थी। घर के काम, दोनों बच्चों को संभालना और जॉब करना, कैथलीन अब इन सब चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी। उसका घर भी मेन रोड पर था। हमेशा उसे डर लगा रहता था कि अगर बच्चे बाहर चले गए तो कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए किसी कार से। खैर आज वो अपनी दोनों बच्चों को लेकर क्रॉस करने के लिए निकल जाती है और तभी मार्केट में उसे मिल जाती है दोबारा से पोली। कैथलीन और पोली आपस में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन इस दौरान कैथलीन की बेटी उन्हें काफी डिस्टर्ब करती है। तो पोली कैथलीन से कहती है, मैं देख रही हूँ आप अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मैं एक नैनी हूँ, लेकिन अभी मेरे पास जॉब नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे जॉब दे सकती हैं। कैथलीन खुश तो थी लेकिन डरी हुई भी थी। ऐसे किसी को भी वो अपने घर में नहीं रख सकती थी। इसीलिए पोली उसे कहती है कि मैं जहाँ पहले काम करती थी आप वहाँ से कॉल करके मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कैथलीन भी उसके कहने पर उस जगह कॉल करती है तो वो औरत पोली से काफी सेटिस्फाइड नजर आती है और बताती है कि पोली ने उसके घर का और उसके बच्चों का काफी अच्छे से ध्यान रखा था, लेकिन अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें पोली की जरूरत नहीं रही। अपनी सारी तसल्ली करने के बाद कैथलीन और उसका हस्बैंड पोली को अपने घर पर जॉब दे देते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और कैथलीन ये देखकर खुश हो जाती है कि उसकी दोनों ही बेटियां पोली के साथ काफी ज्यादा अटैच हो गई थी। कैथलीन आकर अपने हस्बैंड और पोली को बताती है कि कल को मेरे कुछ कलीग्स लंच पर आ रहे हैं और उनके लिए मैं सारा लंच खुद प्रिपेयर करूंगी। वो पोली यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी किचन में आने नहीं देती, लेकिन इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि पोली कई मर्तबा बहाने से किचन के अंदर आई भी थी और उसने कैथलीन के बनाए खाने के अंदर कुछ मिक्स भी कर दिया था। खैर कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना सबको ही पसंद आता है। खाने के दौरान पोली भी इन लोगों के साथ ही बैठी हुई थी। कैथलीन का दोस्त पोली से पोली के बारे में पूछता है और पोली अपने बारे में ज्यादा जो बात हाईलाइट करती है वो ये कि वो गरीब है और उसकी फैमिली नहीं है। अब उसके शहर में रहने के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए वो अपने गांव वापस चली जाएगी। ये बात करते ही कैथलीन उससे कहती है, तुमने मुझसे ये बात डिस्कस नहीं की। खैर ये लोग इस टॉपिक को बात के लिए छोड़ देते हैं और अपनी बातों में लग जाते हैं। कैथलीन ने आज अपने दोस्तों को अपने घर पर ही स्टे करवाया था और रात होते ही सभी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है सिवाय पोली के, क्योंकि पोली ने ही वो सूप नहीं पिया था, बाकी सब लोगों ने पिया था। जाहिर सी बात थी उसी ने तो कुछ मिलाया था। अब ये बात कोई भी नोटिस नहीं करता और कैथलीन सबके बीमार होने का इल्जाम भी अपने ही ऊपर ले लेती है। वो जब इस गिल्ट में रो ही रही थी कि ना वो किसी का ख्याल रख पाती है और ना ही कुछ अच्छा कर पाती है, तभी पोली आकर उसे दिलासा देने लगती है और ऐसे पोली कैथलीन के भी दिल के काफी करीब हो जाती है, जैसे वो उसकी बेटियों के दिल के करीब थी। कैथलीन को जब ये यकीन हो जाता है कि पोली से अच्छी कोई और नैनी उसे नहीं मिल सकती, तो वो इसी टाइम पोली से कहती है कि तुम अपने गांव जाने के फैसले को छोड़ दो, तुम हमारे घर हमारे आउट हाउस में रहो, ऐसे तुम्हें शेल्टर भी मिल जाएगा और तुम्हारी जॉब भी सिक्योर रहेगी। पोली के लिए तो ये सबसे खुशी की बात थी। उसने फौरन ही हाँ कर दी और वो यहीं रहने लगी। पोली के घर आने के बाद सब कुछ सेट होने लगा था। कैथलीन की जॉब दोबारा से सेटल हो गई थी, बच्चे सेटल हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर पोली कोई गेम चल रही थी, क्योंकि वो कैथलीन की बड़ी बेटी को कैथलीन के ही खिलाफ भड़काने लग जाती है कि तुम्हारी मोम बहुत बुरी है, अच्छा बनने का वो सिर्फ नाटक करती है। देखो कल उन्होंने तुम्हें डांटा भी और तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीजें भी कभी नहीं दिलवाई। अब यही बातें वो छोटी बच्ची डाइनिंग टेबल पर बोल देती है कि आप बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप कभी हमसे उतना प्यार नहीं करती और कभी मुझे फेवरेट चीजें भी नहीं दिलवाती। मैं बड़े होकर कभी आप जैसी नहीं बनूंगी, मैं पोली जैसी ही बनूंगी। ये बातें सुनकर कैथलीन का दिल टूट जाता है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और अपनी इस बात में जब वो अपने हस्बैंड की भी राय लेने की कोशिश करती है तो उसका हस्बैंड भी पोली का ही साथ देता है और यहाँ पर कैथलीन ज्यादा टूट जाती है। कैथलीन अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उदास होकर वो अपने रूम में चली गई। तब उसके हस्बैंड ने उसे नोटिस किया, उसे मनाया। आई एम सॉरी, शायद मैंने तुम्हें ज्यादा कह दिया है, लेकिन तुम भी गलत सोच रही हो। जितना तुम पोली को गलत समझ रही हो उतनी वो गलत नहीं है, वो अच्छी है। दिन गुजरते रहते हैं और हर गुजरते दिन के साथ कैथलीन की दोनों बेटियां पोली के साथ ज्यादा अटैच होती रहती हैं। यहाँ तक कि कैथलीन के हस्बैंड को भी पोली की आदतें बहुत ज्यादा पसंद थी। वो काफी केयरिंग थी। इसी वजह से कैथलीन को अब पोली से इनसिक्योरिटी होने लगी थी। ऐसे ही न्यू ईयर का दिन आ जाता है।
ये सारे फायर सेलिब्रेशन देखने के लिए जाते हैं और जब घर आते हैं तो कैथलीन को अपनी बेटी के रूम से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। डर कर वो रूम में जाते हैं तो देखती है कि उसकी बेटी बुरी तरह डरी हुई थी और उसके हाथ में बहुत सारे फायर क्रैकर्स थे। वो अपने हस्बैंड और पोली दोनों को ही डांटने लगी कि किसने दिलवाए हैं उसे फायर क्रैकर्स। पोली ने फौरन से सॉरी कह दिया और कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे डर जाएगी, मुझे तो ये लग रहा था कि वो एंजॉय करेगी। सॉरी सुनने के बावजूद कैथलीन का गुस्सा कम नहीं होता और वो पोली से कहती है, अगर कोई हादसा हो जाता तो तुमने कुछ सोचा भी नहीं। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, इसीलिए चली जाओ यहाँ से। कैथलीन ने फैसला तो ले लिया था, लेकिन पोली ने अब उसके बच्चों को ही उसके फैसले के खिलाफ भड़का दिया। कैथलीन के बच्चे, यहाँ तक कि कैथलीन का हस्बैंड भी कैथलीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज से कैथलीन और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और फौरन ही पोली को घर से निकाल देती है। पोली अब घर से जा चुकी थी, जिसके बाद से कैथलीन से उसकी पूरी फैमिली नाराज हो चुकी थी। अपनी बेटी को तो वो समझा नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है। देखो, पोली वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, उसके इरादे खतरनाक लगते हैं मुझे और इसीलिए मैंने उसे घर से निकाला है। लेकिन कैथलीन का हस्बैंड तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था, वो उल्टा कैथलीन से ही नाराज हो जाता है और यहाँ पर कैथलीन ठान लेती है कि वो अपने आप को प्रूफ करके छोड़ेगी कि वो ठीक है। अब क्योंकि कैथलीन एक लॉयर थी, इसलिए उसने पूरा प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत वो पोली को उसके घर से लेने चली गई। वो पोली से माफी मांगकर उसे अपने घर वापस ले आती है, जिससे सब दोबारा उससे खुश हो जाते हैं और इसके बाद पोली दोबारा अपने दोस्त को बुला लेती है, जो दरअसल एक डिटेक्टिव है। कैथलीन के कहने पर वो ये मिशन ले लेता है कि वो पोली की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर रहेगा और ये भी पता चला लेगा कि आखिर वो चाहती क्या है। पोली की गैर मौजूदगी में वो पोली के रूम में जाता है और उसके रूम की तलाशी लेता है और उसे वहाँ कुछ मिल भी जाता है, जिसे वो छुपा कर निकलने ही वाला था, पर पोली ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अजीब बात थी, ये पता होने के बावजूद कि इस लड़के ने इसके रूम से कुछ चुराया था, पोली उसे फिर भी जाने देती है। स्टूवर्ट घर आकर उन पेपर्स पर रिसर्च करने लगता है और उसे कोई बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चलती है, जिसके बाद वो पोली को कॉल करता है बजाय कैथलीन को कॉल करने के, क्योंकि असल तो कैथलीन ने ही उसे ये काम दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैथलीन सारा काम स्टूवर्ट पे छोड़कर नहीं बैठी थी, वो खुद से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी और अब वो उस लेडी के घर जाती है जहाँ से उसने पोली की इंफॉर्मेशन पहली मर्तबा ली थी। उस लेडी के घर जाने पर उसे पता चलता है कि पोली ने उसके साथ बहुत बड़ा झूठ बोला था। पोली ने तो कभी नैनी का काम किया ही नहीं था, वो पहले एक ड्रग एडिक्ट थी। जिस औरत से उसने कैथलीन को कॉल करवाई थी, उसी औरत के रिहैब सेंटर में उसने अपने आप को रिकवर किया था, फिर वो बेहतर होने लगी थी। वो अब अपने लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी रिहैब की ऑनर से ही कहा कि आप अगर मेरे लिए एक छोटा सा झूठ बोल देंगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी। ये सारी सच्चाई सुनकर कैथलीन पागल होने वाली हो जाती है और उस औरत पे ही भड़क जाती है। आप ये कैसा कर सकती हैं, इतना बड़ा झूठ? क्या आपको पता है आपके इतने बड़े झूठ ने तकरीबन मेरी लाइफ तबाह कर दी है। इतना बड़ा सच सुनने के बाद वो फौरन अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे पोली का ये धोखा बताती है कि उसने हमसे झूठ बोला था, उसने कभी नैनी का काम नहीं किया, यहाँ तक कि उसने रिहैब की ऑनर से भी झूठ बुलवाया है। इतने बड़े धोखे के बावजूद भी कैथलीन का हस्बैंड उसे ही गलत कह रहा था। वो कहता है कि पोली ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया, एक जॉब लेने के लिए उस मासूम ने बस एक छोटा सा झूठ बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैथलीन अभी भी अपने हस्बैंड को पोली की साइड लेता देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। सीन कट होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पोली उस लड़के से मिलने पहुंच चुकी थी। ये लड़का पोली को इस टाइम रेबेका के नाम से बुलाता है और पोली हैरान नहीं होती, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि ये लड़का उसके ऊपर सर्च कर रहा है। वो लड़का बताता है, मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसी शहर से आई हो जहाँ से कैथलीन आई थी। कैथलीन की भी स्टोरी इस लड़के ने ही सर्च की थी। वो बताता है कि कैथलीन का भी असली नाम कैथलीन नहीं है, बल्कि उसका नाम जेनिफर है। कैथलीन ने बचपन में एक पूरा घर जला दिया था, जिस घर में पूरी फैमिली जल गई थी सिवाय एक बच्ची के जिसका नाम था रेबेका, यानी तुम। कैथलीन ने वो सब कुछ करने के बाद पुलिस को ये बताया था कि तुम्हारे डैड उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे पूरे घर को चलाया था। उसके बाद वो अपना वो शहर छोड़कर यहाँ पर आ गई थी और अब तुम इसके पीछे आई हो, तो मतलब अपनी फैमिली का बदला लेने आई हो। पोली अब इस लड़के से कहते हैं, अब तो तुम्हें मेरा सारा प्लान पता चल गया है, अब तुम क्या करोगे? वो लड़का कहता है, मैं बस तुम्हें समझाऊंगा, ये कि ज्यादा गुस्सा मत करो, बदले की आग को अपने अंदर से निकाल दो, अपनी भी लाइफ बेहतर बनाओ और उस बेचारी की भी लाइफ खराब ना करो। मैं कैथलीन से भी बात करूंगा, वो तुमसे माफी भी मांगेगी और तुम्हें इतने पैसे भी दे देगी कि तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। इस टाइम तो पोली रोते हुए ऐसा ड्रामा करती है कि जैसे उसने इस लड़की की बात मान ली हो, लेकिन अगले ही पल वो ड्रामा करते हुए उठकर साइड पे जाती है और एक बेसबॉल बैट उठाकर जोर से उस लड़की के सर पर मारकर उसे मार देती है।
उसने मर्डर कर दिया था, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराई थी। फिलहाल पोली के लिए जरूरी था अपना सच छुपाना, जो उसने छुपा लिया था। लाश को वो अब ठिकाने लगा देती है और घर से सारे ही सबूत मिटा देती है, यहाँ तक कि अपने आने के सबूत भी। पुलिस को इस लड़की की लाश सड़क से मिलती है और जैसे ही कैथरीन को पता चलता है तो कैथरीन टूट जाती है। वो पुलिस वालों को भी यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि जरूर उसे भी पोली ने ही मारा होगा, पर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते। कैथरीन अब घर आती है। दुख में वो पागल हुई भी थी, उसका बहुत ही अच्छा कोलीग मारा गया था। वो आकर सारा गुस्सा पोली पर उतारने लग जाती है और कहती है, अब मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकल जाओ अभी और इसी वक्त मेरे घर से। वो उसे खींचकर जब बाहर निकाल ही रही होती है तो पीछे से उसकी बेटी एमा पोली को रोक रही होती है और इस सब के दौरान एमा को चोट लग जाती है। और ये सब देखते हुए कैथरीन के हस्बैंड को लगता है कि कैथरीन पागल हो गई है और वो उसे ही उल्टा थोड़े दिन के लिए फैमिली से दूर कर देता है। कैथरीन आज अपनी बेटे से मिलती है क्योंकि आज उसका मैच था। वो उसके साथ उसे विश भी करने गई थी और यहाँ पर उसकी बेटी उसे बताती है, मॉम आप ऐसे ही पोली को तंग करती रहती हैं, वो बहुत मासूम है। आपको पता है मुझे उसके रूम से क्या मिला? ये पेपर, ये आर्टिकल जिसमें उसकी कहानी लिखी हुई है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसकी पूरी फैमिली एक फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये कहते हुए वो अपनी मॉम को पोली के रूम से मिला हुआ आर्टिकल दे देती है और खुद मैच के लिए चली जाती है। कैथरीन ने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो उसके होश उड़ गए, सारा पास्ट उसकी आंखों के सामने आ गया और वो समझ गई कि पोली उससे बदला लेने के लिए ही आई है। वो फौरन घर भाग जाती है और पोली से माफी मांगने लगती है। यहाँ ग्राउंड में कैथरीन का हस्बैंड उसका वेट कर रहा था, लेकिन जब उसका फोन भी नहीं लगता तो वो समझ जाता है कि जरूर कैथरीन घर ही गई होगी और उसे डर लग जाता है कि वो कहीं पोली को नुकसान ना पहुंचा दे। जबकि यहाँ कैथरीन तो पोली से माफिया मांग रही थी। वो कहती है, मुझे पता चल गया है तुम पोली नहीं बल्कि रेबेका हो और मुझसे बदला लेने के लिए आई हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, मेरा उस दिन इरादा तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मुझे बस गुस्सा आ रहा था इसलिए जो तुम्हारे डैड ने मेरे साथ किया था उस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। पोली कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि आज भी मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगी, जबकि इतने सालों पहले पुलिस ने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया था। मैं तुम्हारी फैमिली को तड़पा तड़पा के मारूंगी जैसे पूरी जिंदगी मैं तड़पी हूँ। पोली कहती है, और इससे पहले ही मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये कहकर वो नाइफ उठाकर कैथरीन के ऊपर हमला कर देती है और कैथरीन अपने आप को बचाने की कोशिशों में लग जाती है। कैथरीन को पता था कि उसे होश में आना है क्योंकि उसकी बेटी खतरे में थी, उसकी दुश्मन के पास थी। अपने आप को संभालते हुए वो मुश्किल से अपनी बेटी को उठाती है और आकर कार में बैठ जाती है। उसने कार को अंदर से लॉक कर लिया था तो पोली उसे मारने के लिए कार के शीशे तोड़ने लगी। कैथरीन तो इस कार को घर के बाहर भी ले आई थी ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन अभी भी पोली उसके कार के बाहर थी। अचानक से यहाँ से दूसरी कार गुजरती है और पोली को हिट करके चली जाती है। इतनी ही देर में कैथरीन का हस्बैंड भी अपनी बेटी को लेकर वापस आ चुका था क्योंकि उसे समझ आ रही थी घर में कुछ गड़बड़ चल रही होगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि घर में इतनी बड़ी गड़बड़ चल रही होगी। उस दिन एक्सीडेंट में पोली मारी गई थी, लेकिन शुक्र था कि कैथरीन की फैमिली बच गई थी। एंड पर कैथरीन का हस्बैंड ये यकीन कर लेता है कि कैथरीन सच बोल रही थी और वो उस पर ना यकीन करने के लिए भी माफी मांगता है। इन लोगों की लाइफ तो सेट हो जाती है, लेकिन इनकी बेटी को हमें दिखाया जाता है जो अब हवाओं में किसी से बातें कर रही थी, ऐसे जैसे वो पोली से बातें कर रही हो। या तो उसे पोली के मरने का बहुत ज्यादा सदमा हो गया था या फिर वो पोली की स्पिरिट से बात कर रही थी। उसके साथ क्या हुआ था, इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।